जय हिंद प्यारे दोस्तों। सी टेट का एग्जाम गड़बड़ हो गया है। आपको डर है कहीं यूपी टेट में भी कोई दिक्कत ना हो जाए, यानी वो भी सी टेट की तरह आपका बिगड़ ना जाए। तो चलिए, ऐसा नहीं होगा। एक बेहतरीन रणनीति हम लोग बना लेते हैं एग्जाम से पहले, तो जिससे कि जितने भी, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, इतना मोस्ट अवेटेड एग्जाम है यूपी टेट। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपने की होंगी यूपी ये जो सी टेट आपने दिया है या यूजुअली बच्चे करते हैं, तो उन मिस्टेक्स की चर्चा करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं जो कि हमारे एग्जाम के टाइम पर हमारे काम आए, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो रणनीति होती है ओवरऑल तैयारी को लेकर, देखिए यहाँ पर हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं हम उसको लेकर बनाएंगे। एग्जाम की स्ट्रेटजी ये नहीं है, ये आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है, तो वो कैसी होनी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ सब्जेक्ट वाइज हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये टेट क्यों जरूरी है, चाहे फिर वो पहली बार देने वाले हों या पहले दे चुके अभ्यर्थी हों या इन सर्विस एम्प्लॉय हों, इन सबके लिए टेट क्यों जरूरी हो जाता है, हम इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। कोई 2011 से हम यूपी टेट और सी टेट को देते हुए और कई बच्चों को दिलाते हुए आ रहे हैं। आपकी 68,000 हुई, 69,000 हुई, या जो भी भर्तियां 2015 के बाद हुई, उसमें हमारे ऑफलाइन से लेकर कई सारी बैचेस को हमने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक से मेरा मतलब है मेरा खुद का अनुभव, और बच्चों के साथ जो रहे हम, वो सभी अनुभव यहाँ पर आपको शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो बातें बाद में भी होती रहेंगी। हम लोग बात करते हैं ये टेट क्यों जरूरी है। देखिए, आप भी जानते होंगे कि ये एग्जाम आज बहुत समय बाद हो रहा है। बहुत समय बाद का मतलब है मोस्ट अवेटेड एग्जाम है। तो जो पहली बार दे रहे हैं, आप कब का डीएलएड कर चुके होंगे और बैठे होंगे, बीएड भी कर चुके होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपके पास योग्यता है, लेकिन योग्यता सिद्ध करने के लिए आपको एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कितनी दुर्भाग्य की ये बात है। तो लेकिन इस बार मौका आया है, डेट भी आ गई है, सिलेबस भी आ गया है, तो मौका तो है, यानी इसको हमें जाने नहीं देना है। क्योंकि अगला एग्जाम कब होगा, अगली भर्ती कब आएगी, ये सब बातें अब हम कुछ भी प्रिडिक्टेबल है ही नहीं आज के दौर में। क्योंकि जब पात्रता परीक्षा इतनी लेट हो सकती है, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं। यानी उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम देने आए हैं, उनके लिए ये चीज एक तरह से आप उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपने डीएलएड किया है, आपने बीएड किया है और आपके पास ये एग्जाम आ गई है, तो आपके दरवाजे पर स्वयं समझ लीजिए कि एक तरह से ईश्वर खड़े हैं और आपको ऑफर कर रहे हैं। तो उनको बहुत ही सीरियसली इस एग्जाम को लेना है। स्पेशली इनको ये भी बहुत देखना पड़ेगा कि चीजें नई होंगी, तो इनके लिए तो और ज्यादा सीरियसली लेने की बात है। अब जो पहले दे चुके हैं, कुछ लोग होते हैं बेचारे कई बार एग्जाम को दे चुके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की वजह से टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है एग्जाम हॉल में, और भी कई दिक्कतें होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें उनमें कोई योग्यता की कमी है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिससे कि वो एग्जाम अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो उस कंडीशन में भी ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि गलतियां हो कहां पे रही हैं। तो आप लोगों के लिए तो इस तरह से मानिए कि ये लास्ट चांस आप मान के चलिए, क्योंकि हो सकता है किसी की एज जा रही हो या किसी के साथ और भी समस्याएं हों, तो इसको आप लास्ट चांस मान के चलिए। जैसे ये इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आपके लिए लास्ट है। इसके बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या होगा जब इतने समय बाद। अब इन सर्विस एम्प्लॉय, आप इनकी अगर बात करते हैं, तो इनके साथ एक सहानुभूति जुड़ी है। आप सोच के देखिए, वो लोग जो ऑलरेडी 40 प्लस हो गए हैं, 50 प्लस हो गए हैं, अब आप उनसे पात्रता परीक्षा ली जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, तो 2 साल के अंदर उनको टेट या सी टेट क्वालिफाई करना है। और आपने सी टेट का एग्जाम तो देख ही लिया है बैठ करके, कितना परसेंट वहां पर रहेगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही एग्जाम दिया है। तो वो गलतियां अब कहीं ना कहीं यूपी टेट में ना हो जाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि सी टेट तो ऐसा ही आएगा, आप नेक्स्ट टाइम भी बैठोगे तब भी ऐसा कुछ नहीं ये ना सोच के चलिए कि हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे और पढ़ के फिर देने जाएंगे तो सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है, दिक्कतें आती हैं, सबको आती हैं, लेकिन यहाँ एक ये जो है ये फैक्चुअल एग्जाम होता है। कौन सा? यूपी टेट। जब फैक्चुअल की बात आती है तो आप पढ़ सकते हो, यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी, आपके पास पर्याप्त समय स्टडी करने का। तो यहाँ पर चीजें सुधर सकती हैं और आप कम से कम जो हमारे पास करने का स्कोर है उसको आप अचीव कर सकते हो। आपको यहाँ कोई मेरिट नहीं चाहिए कि आप 120 लाइए, 125 लाइए, आपको सिर्फ पास करना है। तो आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना कर पाओ, बस स्ट्रैटेजी फॉलो करो। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अगले पेज पे जो हम लोगों ने दे रखा है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट हैं, उनको एक ही तराजू में तोला जाए, नहीं। पढ़ने का टाइम तो उनको हम देंगे सबको बराबर, लेकिन उनकी रणनीति अलग अलग होती है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट सीडीपी, तो सीडीपी में 2 तरह की बातें आपको याद रखनी है। पहला, इसके कॉन्सेप्ट जो होते
होते हैं। आपने अभी देखा होगा, सीटेट दिया होगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है, जिसको कॉन्सेप्ट जो हमारा एनसीएफ है, एनईपी है, इसके अलावा जो वर्तमान में जो भी जो मनोवैज्ञानिक हुए, जो बच्चों को रचनावादी दृष्टिकोण में पृष्ठभूमि में रखकर सिखाने की बात करते हैं, उनके बारे में ही वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। दूसरा, यहां पर यूपी टेट में जो नई चीज आती है वो आती है थ्योरी की, यानी सिद्धांत, जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत चाहे वो अधिगम से संबंधित हो, बुद्धि से संबंधित हो, व्यक्तित्व से संबंधित हो, ये चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में क्या बात हो रही है ये हमें पता होना चाहिए, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो ये चीजें थ्योरी और प्लस कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको रेगुलर प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपने चैप्टर पहला उठा दिया कि आपने अब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है उसको पढ़िए, बट उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिलेबस है। अगर आप देखेंगे यूपी टेट का कोई छोटा सिलेबस नहीं है सीटीपी का। आप यहाँ सीटेट की तरह मत समझिए कि 3-4 मनोवैज्ञानिक पढ़ लिए, आपने बाइगोस्की पढ़ लिया और इसके बाद थॉर्नडाइक गार्डनर पढ़ लिया और इसके अलावा पियाजे सर पढ़ लिया और आपका काम हो गया। यहाँ पर आपको ढेर सारे मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, उनकी ढेर सारी थ्योरीज मिलेंगी, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। अगर मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन सवाल आते हैं, ऑब्वियसली 2-3 नंबर की आपकी पेडागोजी आ जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इसके लिए आपको लेवल थोड़ा सा अप होगा, बट जो सिलेबस होगा वो आपका एज इट इज जो दिया है वही होगा। आपसे अंकगणित पूछी जाएगी, आपसे अरिथमेटिक पूछी जाएगी। अरिथमेटिक में बेसिकली वही चीजें होती हैं, नंबर सिस्टम होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, परसेंटेज होता है, और इसके अलावा आपका इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट होता है, टाइम एंड वर्क होता है, यही चीजें होती हैं आपकी अरिथमेटिक से। इसके अलावा ज्योमेट्री अच्छी खासी पूछी जाती है, ज्यामिति पूछी जाती है, जहां पर आपको कोणों से संबंधित और आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे कुछ थोड़ी बहुत अलजेब्रा एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीजें मिली जुली यहाँ पर क्वेश्चन की बनती है। इसके लिए आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होती, सबसे इजी होता है, और यू कैन गेट 30 आउट ऑफ 30 फ्रॉम हियर। आप 30/30 ला सकते हो, और ऐसा लोग लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर भी स्कोर आपका आराम से बन जाता है 25+। जो भी आपने देखा होगा, आप पी/क्यूज लगा के देख लीजिए, आपने जितना सीटेट ही पढ़ा है तब भी आपके 20 बन जाएंगे, तो 25 आराम से लाए जा सकते हैं। मैथ्स में भी 30 आउट ऑफ 30 लाए जा सकते हैं। अब अगर हम ईवीएस की बात करें तो दिस इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट इन योर सिलेबस। यही अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है जहां पर आपको मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसी स्टैंडर्ड का पढ़िए। और दूसरा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस का कोई बेस नहीं होता है, आपसे वो साइंस भी पूछ सकते हैं, आपसे ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे किसी भी जगह पर जाकर पूछ सकते हैं। तो ये चीजें हमें जो इनके सपोज इन्होंने एक मेला दे रखा है, इन्होंने एक अपना चैप्टर क्या दे रखा है, मेला दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी में जाके देखिए कि मेला में क्या चीजें हैं। मेरा मतलब समझिए, जो इनका सिलेबस है वो ईवीएस का सिलेबस मोस्टली कहां से उठाया जाता है, एनसीईआरटी से उठाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कहां से करिए, एनसीईआरटी से ईवीएस करिए। और यहां पर भी आप आराम से 25 कर सकते हो, मतलब 20+ और 25 तक जा सकते हैं, चाहे जितने फैक्ट्स भी पूछ लिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ पर पैसेज भी आता है, पैसिव भी आता है। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी रखते हैं, सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश रखते हैं, वो किसी भी कंडीशन के लिए पैसेज आता है। अब देखिए, ये आपकी भाषा है, पैसेज आया तो आपको पढ़ना है, उसको समझकर पढ़ना है, उसके नीचे जो भी क्वेश्चन दिए उनका आंसर करना है। तो ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी बहुत। कब होगा? पैसेज ऐसे होते तो अनसीन ही है, वहां पर ऐसा तो कोई पैसेज आ नहीं जाएगा जो अभी आपने पढ़ा और पैसेज वही फंस जाएगा, अनसीन पैसेज होते हैं। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है पैसेज को, कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसेज को करिए। हम अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस, जब हमने ऐसे सीजीएल 2013 दिया था तो वहां पर एक ही पेपर में 6 पैसेज आए थे, तो उनको भी किया था, ऐसा नहीं, वो भी इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैसेज आराम से किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बशर्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूरी रहेगी। ठीक है, दूसरा आता है व्याकरण की बात। देखिए, व्याकरण में आपके सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे संधि हुआ है ना, समास हुआ, जो भी टॉपिक्स दिए उन टॉपिक्स को आप पढ़िए और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, और इसी से आप व्याकरण, इसका कोई बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है, आप आराम से कर ले जाएंगे। हाँ, जो इसकी रचनाएं पूछी जाती है वो रचनाएं तो आपको रटनी पड़ेंगी। आप सीधा कहेंगे कि आपको यहाँ पर रटनी पड़ेंगी, रचनाएं आ जाती हैं, जो बच्चे देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता कहाँ से पूछेगी। तो रचनाओं पर स्पेशली आपको अपना
क्या करना पड़ेगा, रोte लर्निंग ही करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपको पता हो। और व्याकरण आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो, पैसेज भी आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रेटजी सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको इन सब्जेक्ट्स में मिनिमम 20 से कम आएगा और आपका वही स्कोर बन जाएगा जाके। ओवरऑल रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट सिलेबस विद रेगुलर रिवीजन। देखिए होता क्या है कि यहां पर हम सिलेबस को तो करते हैं, लेकिन हम यहां से स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर और टू 20 चैप्टर तक, 20 चैप्टर तक चले जाते हैं। बट हम क्या यहां पर स्किप कर देते हैं, हम रेगुलर रिवीजन स्किप कर देते हैं। आप भी जानते हैं हमारे ब्रेन की एक अपनी एल्गोरिदम होता है कि चीजें कुछ समय के बाद अगर ब्रेन के सामने ना गुजारी जाए तो वो लेफ्ट अंदर चली जाती है ना, हमारे ऐसे चली जाती है अनकॉन्शियस माइंड में, कि फिर दिक्कत हो जाती है उनको याद कर पाना। यानी एक रेगुलर टाइम टेन्योर के अंदर हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो भी आप पढ़िए, सपोज आपने पहला चैप्टर पढ़ा है किसी चीज का, नंबर सिस्टम पढ़ा है आपने, तो आप उसकी क्या कर दीजिए, आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके पीवाईक्यू से करिए या मॉडल क्वेश्चन से करिए, बट प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फुल रिवीजन ये चीज जब आप करेंगे, पूरा कोर्स और ये सब लगभग आपको इसमें चले जाएंगे 3 मंथ, 3 महीने या 2.5 महीने से कम नहीं जाएगा, 2.5 से 3 महीना आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, इतना टाइम आपका यहाँ चला जाएगा। फिर आपके पास 10 से 15 दिन में आप फुल रिवीजन कीजिए। 10 से 15 दिनों में आप पूरा रिवीजन कीजिए, जितना यहाँ तक आप कोर्स नहीं आना चाहिए आपका। अगर कोर्स आपका एग्जाम तक पहुंच रहा है तो आप खुद सोचिए कि आप कब कर पाओगे जाके चीजों को। तो यानी कि फुल रिवीजन हम कब करेंगे, जो हमारे 10 से 15 दिन ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें मिलेंगे, उसमें हम करेंगे। फिर जो भी 10-5 दिन बचेगा उसमें हम मैराथन्स लेंगे और मॉक टेस्ट करेंगे एंड प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे आप कहते हैं लोग कि मैराथन से भला नहीं होता, नहीं होता है भला। जब आप पढ़ा हुआ, आप इतना पीछे कुछ पढ़ चुके होते हैं, तब वो मैराथन्स भी आपके लिए रामबाण की तरह काम करते हैं और वास्तव में भला होता है उनसे। ठीक है, मॉक टेस्ट से क्या होता है, बहुत बहुत लोग ये होता है ना कि बहुत चीजें आती हैं, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए होते हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए एक रियल एनवायरनमेंट तैयार करता है, जहां पर आपको ओवल भी भरने हैं, क्वेश्चन अपना जो मॉक टेस्ट है उसको करना भी है, विद इन टाइम करना है। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चीजें आपको अब वो माहौल मिलने लगता है। तो पेपर में जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपके पैर जो है वो कपाते नहीं है, आराम से आप चीजों को कर ले जाते हो। तो इसलिए जरूरी है वही प्रैक्टिस सेट, सेम थिंग ये हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि शॉर्ट नोट्स। हाँ, एक चीज होती है कि हम लोग ज़्यादातर अब तो यूट्यूब पे लोग पढ़ने लगे हैं, तो यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहते हैं और ढेर सारी पीडीएफ्स होती हैं, बुक्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। आपने 3-4-5 प्रकाशन की बुक्स भी ले रखी होती हैं। तो उस कंडीशन में आप खुद बताइए, अगर आपका एग्जाम पास में आ गया और आपके पास 5 ही दिन बचे हैं, 5 डेज ओनली लेफ्ट, तो उस कंडीशन में क्या इट इज़ पॉसिबल कि आप सभी स्क्रीनशॉट देख पाओ, सभी पीडीएफ्स को देख पाओ या सभी बुक्स को पढ़ पाओ? नहीं पॉसिबल होता है। उस कंडीशन में हमें अपने जो भी क्लासेस लिए हैं, जो भी हमने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, जो भी हमारे पास पीडीएफ्स हैं, उनके हम क्या निकालें, उनसे हम नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें नहीं आती है वो चीजें हम बनाएं। कहां से? ऑनलाइन क्लासेस से जो हमने ले रखी है, फ्रॉम बुक्स। अब आपने बुक्स भी पढ़ रखी होती है भाई, 2-3 प्रकाशन की तो सभी पढ़ते हैं, तो बुक्स भी पढ़ रखी होती है। एक यहाँ पर आप अपनी आइडल बुक मान सकते हैं कि हाँ, हमने फला प्रकाशन की, सपोज करो घटना चक्र की हमने कोई बुक आइडल मान रखी है कि हाँ, हमें जो है साइकोलॉजी हमें घटना चक्र से पढ़नी है फॉर एग्जांपल। तो उस कंडीशन में आप इसको तो आप बेस बुक बना के चलिए, लेकिन इसके अलावा भी आपने जो 2 या 3 बुक पढ़ रखी होंगी या नोट्स पढ़ रखे होंगे, आपने पीडीएफ निकलाई होंगी, तो वहां से आप चीजें कहां करिए, ऐड करिए आके, शॉर्ट नोट्स बनाइए आके। ठीक है, तो बुक्स में ऐसा नहीं कि सब 7 प्रकाशन आपने लगा रखे हो, सातों में अलग अलग नहीं, नोट्स निकालिए। अदर जो बुक्स हैं उनसे आप पॉइंट निकालिए, लेकिन एक बुक ऑथेंटिक है उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मार्क करिए। जितना भी लिख पढ़ सकते हो कि आपकी जो भी बुक होती है तो उसमें उतना करिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, हम लोग इंपॉर्टेंट लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते हैं, लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आप ज्यादा पेन चलाओगे, आपको लगेगा इस किताब, वो जो किताब है सामने वाली, उस पर आपका प्रेशर बढ़ेगा, उस बुक का आप पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। यही होता है। फ्रॉम पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा यूपी टेट में तो ऐसा हो भी चुका है कि पिछले वाले पेपर ही उठा के रख दिए जाते हैं। ठीक है, एज इट इज रख दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप पीवाईक्यू को नहीं छोड़ सकते, तो पीवाईक्यूज तो आपको लगाने ही लगाने हैं। और यहां से भी जब पीवाईक्यू किसी बुक में या कोई क्लास में डिस्कस किए जाते हैं या क्लास में डिस्कस किए जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें और भी उससे रिलेटेड बताई जाती हैं। मतलब पीवाईक्यू तो कराया ही जाएगा, साथ के साथ 4 ऑप्शंस होते हैं, जब उनको डिस्कस किया जाता है तो वहां
वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको कहाँ रखनी है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर रखने हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कैरी करते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, थ्योरम वही रहती है, इंपॉर्टेंट है तभी पूछी जा रही। जीन प्याजे अगर पूछे जाते हैं तो हर बार सीटेट पे पूछे जाते हैं, बाइगोस्की सर पूछे जाते हैं तो हर बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर हमें यहाँ पर पीवाईक्यू देख रहे हैं तो किसी का सिद्धांत आया तो दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है ना, अपने आयोग की नज़र में, तो फिर वो आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये है कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, और वास्तव में इसी के जंजाल में आजकल ज़्यादा लोग फंसे रहते हैं और अपनी जो तैयारी की एक स्ट्रैटेजी है वो बेहतर नहीं बना पाते हैं। जैसे कि जस्ट कलेक्टिंग, क्या हम बहुत सारी जितनी भी मार्केट में बुक्स आई, कोई प्रकाशन हम भले ना जानते हो, ये उसको उठा कर लाते हैं। जैसे कि आपको फीवर आ गया तो पैरासीटामोल नाम की जो भी अगर मेडिसिन आपके मार्केट में है, सबको आप उठा के लाए कि आपको खानी है, क्योंकि आपको बुखार उतारना है। ऐसा नहीं है ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कोई ज़रूरी चीज़ होती है वही रखी जाती है। तो इसी तरह से हर एक प्रकाशन की बुक को उठाकर अपने पास ढेर नहीं लगाना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आप पर ही प्रेशर बनाएगी जाके। एक किताब 2 बार 4 बार पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप मतलब 5 किताबें पढ़ो, उससे बेटर है एक किताब को 5 बार पढ़ो, है ना। आई थिंक यू गॉट इट। आप 5 किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब को 5 बार पढ़ो, ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है। पीडीएफ्स और लेक्चर्स, पीडीएफ के पीछे आज की जो पीढ़ी है, कहना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा दौड़ रही है। हम लोगों के टाइम पर तो ऑनलाइन लेक्चर ही नहीं हुआ करते थे 2013 वगैरह में, और 11 में जब टेट वगैरह दिया था तब। तो यहाँ पीडीएफ्स की अगर हम बात करें तो बहुत पीडीएफ्स के पीछे मारामारी रहती है। पीडीएफ्स कहाँ से आते हैं? बुक से ही आते हैं। वो सिर्फ होता क्या है कि वो शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दी जाती है। तो अब आप ही खुद बताओ, चीज़ों को जब आप समझ के साथ पढ़ोगे तब वो चीज़ें क्लियर होंगी, या आप सिर्फ पीडीएफ का रट्टा मारोगे तब आपको क्लियर होंगी? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पीडीएफ के पीछे मत भागो कि एक ही टॉपिक पे 4 लोगों ने पीडीएफ दी और आप चारों लिए घूम रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। हमें अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, तभी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेक्चर्स वगैरह भी नहीं देखने। यूट्यूब पे अब एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ के 10 लेक्चर पढ़ें तो 10 लोगों को देखे जा रहे हैं। नहीं, आप पहले देख लीजिए ऑथेंटिक आपको लेक्चर किसके लग रहे हैं, जानकारी किसकी अच्छी लग रही है, डिसाइड कर लीजिए, फिर उन्हीं को देखिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स के पीछे नहीं भागना। टाइम मिस मैनेजमेंट, ये 2 तरह से होता है। एक तो आप एग्जाम हॉल में भी इसको करते हो, सीटेट में आपने किया होगा, कितने लोगों का है जो पेपर छूटा होगा, तो टाइम मिस मैनेजमेंट वहाँ से हो जाता है। दूसरा टाइम मिस मैनेजमेंट हो जाता है कि आप अपनी स्टडी में टाइम मिस मैनेजमेंट कर देते हैं। आप एक पर्टिकुलर जो सेक्शन होता है उसको, जैसे आपको मैथ अच्छी लगती है, तो हो सकता है कि आप मैथ में ही लगे रहें, आप लैंग्वेज की तरफ ध्यान ही ना दें, आप ईवीएस की तरफ ध्यान ही ना दें। आपको लगता है कि ये चीज़ कठिन है ईवीएस, तो आप इस पर, होता है ना नॉर्मली, जो चीज़ सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको इवन जो कमज़ोर है उस पर और पॉजिटिव ज़्यादा ध्यान देना है, और जो सही है उस पर तो देना ही है। तो ये मेरा मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखना है अपने 5 सब्जेक्ट के लिए, किसी को छोड़कर नहीं चल सकते हो। और आप बिलीव करिए हमारी बात को, आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो आप किसी भी एक पोर्शन को अगर छोड़ के चल रहे हो, तो आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यानी हमें टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर करना है। दूसरा है लीविंग रिवीजन फॉर लास्ट। होता क्या है, जैसे कि ओवल भरने की बात आती है ओएमआर पे, तब हम कहते हैं हम लास्ट में भर देंगे 150 क्वेश्चन जब हो जाएंगे। गलत होता है ना, वो ऐसा नहीं किया जाता है। आप 30 क्वेश्चन कीजिए और उसको ब्लैक कीजिए। यही इसी तरह से रिवीजन भी कुछ इसी तरह का होता है। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, रिवीजन उसका उसी टाइम पे कीजिए। हमने पहले भी कहा है कि ब्रेन की भी अपनी एक एल्गोरिदम होती है कि हाँ, चीज़ें अगर 6-7 दिन के अंतराल में वही चीज़ें सामने आ जाएँ जो आपने पढ़ी हैं, तो वो फिर स्थायी रूप से आपकी मेमोरी में चली जाती है। अदरवाइज आपने आज पढ़ा और फिर सीधा 2 महीने बाद देख रहे हो तो चीज़ें नहीं होंगी, दोबारा से वो नया जैसा लगेगा। ठीक है, तो रिवीजन रेगुलर इंटरवल पे आप करते रहिए, जो चीज़ पढ़ी है उसका रिवीजन करिए, लास्ट के लिए मत छोड़िए। अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, अगर आप फिर से हम दोबारा दोहरा रहे हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट, यही सीटेट में टाइम मिस मैनेजमेंट हुआ है, वरना 82 नंबर कोई बहुत ज़्यादा 90 नंबर नहीं थे जो आप ना ला पाते, तो ये टाइम ही वहाँ पर है जो आप मिस मैनेजमेंट कर बैठे। तो अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट आप नहीं लगाते हो, आप अपने घर पर बैठकर एक कमरे में बैठकर नहीं लगाते हो, उतना समय नहीं देते हो, ओवल को काला नहीं करते हो, ओएमआर नहीं भरते हो, तो बिलीव करिए आप यूपी टेट में भी सीटेट की तरह पछताएंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया, मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, तो आप पछताने जैसा काम करेंगे तो फिर पूरी लाइफ भर भी पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आपको एक लास्ट बात ये बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है, उसकी जो रणनीति है, वो उस क्लास में बताई जाएगी। मतलब अगर सीडीपी है तो सीडीपी पढ़ाने से पहले आपको उसकी स्ट्रैटेजी बताकर ही सीडीपी स्टार्ट की जाएगी। मैथ की स्ट्रैटेजी बताकर ही मैथ की स्टडी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट की जाएगी। इस तरह से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बताकर, सिलेबस डिस्कस करके ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और सभी यूपी टेट से रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट हैं, जो भी आपके बनते हैं, वो सभी पार्ट्स को, सेक्शंस को यहाँ पर विधिवत रूप से
विद इन टाइम, जो हमने टाइमलाइन हमने खुद बताई है उसी टाइमलाइन में पूरा करा के रिवीजन मैराथन जैसा कुछ है वैसा ही चलेगा। आप चैनल से जुड़ जाइए। यूपी टेट से रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड तो अच्छा खासा हमारा ऑलरेडी मैटर इतना सारा पड़ा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और आप करेंट में तो आपको मिलने ही वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि पेड बैच हैं और ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि चैनल भले नया हो लेकिन अनुभव पुराना, आप ध्यान रखना। हमने पहले ही बताया फर्स्ट एग्जाम मेरी 2011 थी और वहाँ से आप जर्नी देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।